हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त केशव सर अपने YouTube चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, जैसे ही मुझे 28 जुलाई के सभी शिफ्टों के जो भी प्रश्न प्राप्त होंगे उनका एनालिसिस करने के लिए हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत होंगे। तो मुझे कुछ 28 जुलाई के कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उन प्रश्नों का एनालिसिस हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए, एनालिसिस करना बहुत ही लाभदायक हो रहा है। जैसा प्रश्न पहले शिफ्टों में आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं क्राइटेरिया से बच्चों, यानी कि आगे आने वाली शिफ्टों में प्रश्नों को देखने को मिल रहे हैं बेटा। तो हमें प्रश्नों का रिव्यू एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और ये सफलता जो है बच्चों, केवल हार्ड वर्क से, मेहनत से, लगन से प्राप्त की जा सकती है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे कोशिश करते हैं, उन्हें जीवन में जरूर सफलता मिलती है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर करके नौका पार नहीं होती। जो बच्चे कोशिश करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। तो देखिए, कोशिश और सफलता बताया जाता है कि एक दूसरे के कोटि पूरक शब्द हैं। अगर जहाँ कोशिश है वहाँ सफलता है, और जो लोग सफल हुए उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की हुई है। तो आज आपका समय है कोशिश करने का, मेहनत करने का। तो आप बहुत ही तहे दिल से मेहनत करें, जिससे आपको आने वाले जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों पर आप पहुंचे और आप अपने जीवन को सफल बनाएं। तो बिना देरी करते हुए बेटा, हम आपके सामने जो भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। तो पहला प्रश्न, बहुत ही सिंपल पेपर आ रहे हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न इंग्लिश से है। टर्बुलेंट का एंटोनिम पूछा गया है। टर्बुलेंट का एंटोनिम, तो देखो बच्चों, टर्बुलेंट का एंटोनिम पूछा गया, ठीक है। तो टर्बुलेंट मान होता है अशांति। क्या होती है? अशांति। तो इसका हो जाएगा पीसफुल। क्या हो जाएगा बच्चों? पीसफुल यानी शांति, ठीक। दूसरा प्रश्न आया है श्रृंख। क्या है? श्रृंख का भी एंटोनिम पूछा गया है। तो श्रृंख माने होता है सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम इंक्रीज। इंक्रीज माने वृद्धि करना। अगला प्रश्न तो कितना बढ़िया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सरल आया है। वन हु इज पावरफुल। वन हु इज पावरफुल यानी कि जो सबसे शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिशाली। इसका मतलब होता है ओमनीपोटेंट। तो देखिए, यहाँ से हम आपको और भी बताना चाहेंगे। मान लीजिए आने वाले शिफ्टों में आपको पूछ लिया जाए, तो देखिए जो सर्व लगता है, सर्वशक्तिमान, सर्व विद्यमान, सर्व ज्ञाता, तो इसके लिए ओमनी का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? ओमनी का। जैसे आपसे अगले वाले पूछ लिया जाए कि वन पर्सन एवरीवेयर प्रेजेंट, तो वो होता है सभी जगह विद्यमान होने वाला, तो वो उसका हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। जैसे उसका ओमनीपोटेंट हो गया, सब शक्तिशाली का, उसका हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। मान लीजिए आने वाले समय में आपका आ जाए कि वन हु पर्सन ऑल नॉलेज, सब कुछ जानता हो, ठीक है ना, तो उसका ओमनी साइंटिस्ट होता है। क्या होता है? ओमनी साइंटिस्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो याद करके जाएं। अगला प्रश्न है एड का नाउन क्या होगा? एड का नाउन, तो ये ऐड दिया था और ऐड के नाउन पूछा गया था। ऐड का नाउन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो एडिशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? ऐड का यानी जो नाउन है वो एडिशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका ऊर्जा का घर। कोशिका में ऊर्जा का घर कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है बच्चों? यानी कि ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का घर जो होता है वो सेल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में जगह होती है। वहीं सारी जो एनर्जी होती है वो सेव रहती है। वो धीरे धीरे हम हमारी बॉडी को जब जरूरत पड़ती है तो वहाँ से हमें वो एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का घर कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आया है, देखो मैंने ये प्रश्न पिछले वीडियो में करवाया था, मैंने बताया था देखो यहाँ से आ सकता है, तो देखो बिल्कुल आया भी है बच्चों। संपत्ति का अधिकार, मैंने बताया था, ये पढ़ाए थे मैंने आपको मौलिक अधिकार में। किसमें पढ़ाए थे?
मौलिक अधिकार में बच्चों पढ़ाया था, उस दिन मैंने बताया था कि आज वर्तमान समय में केवल 6 मौलिक अधिकार रह चुके हैं, जबकि पहले संविधान में जब बनाए गए थे तब 7 मौलिक अधिकार थे। उस जो 7वां मौलिक अधिकार था वो यही था संपत्ति का अधिकार। इसको बच्चों 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। मैंने उस दिन समझाया था, आज देखो वही प्रश्न आ गया है। मैंने कहा था पढ़ के जाना। तो देखो संपत्ति का अधिकार किसके तहत हटा दिया? 44वें संविधान संशोधन के तहत। अगर आर्टिकल पूछा जाता तो 300A आर्टिकल में से लिखा गया। अगला प्रश्न है 1 बिट बराबर कितना होता है? 1 बिट बराबर होता है 4 लेवल इसका मान होता है, ठीक है। ये अगला प्रश्न है बच्चों, देखो ये करंट से आए, किससे आए? करंट से। और काफी प्रश्न कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है अभी 2021 में चेंज कर दिया गया है। अब वो किसके नाम से ये खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो बच्चों ये राजीव गांधी से कन्वर्ट करके मेजर ध्यानचंद के नाम से अभी पुरस्कार लोगों को प्रदान किया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है ये खेल में जो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं स्पोर्ट में उनको प्रदान किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्पोर्ट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ठीक है। तो इनका जो नाम पहले राजीव गांधी था अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है बच्चों 1991 और 1992 में हुई थी बेटा। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप की राजधानी बताइए। मैंने उस दिन आपसे बताया था कि आप सभी लोग अपने देश के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी और राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल, अगर ये आप याद करके जाएंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में जरूर यहाँ से एक प्रश्न बनता हुआ नजर आएगा। निश्चित, मुख्यमंत्री, राज्यपाल एंड उनकी राजधानी, तो आप जरूर पढ़ के जाएं। तो लक्षद्वीप की राजधानी पूछेगी। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ होती है? कावरत्ती। क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है बच्चों। अगला प्रश्न आया है और खारे पानी की झील, क्या पूछा गया? खारे पानी की झील कौन सी है ये पूछा गया है बच्चों। तो खारे पानी की झील चिल्का झील। देखो मैंने उस दिन समझाया था चिल्का झील पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है। और आज पूछ लिया गया है कि खारे पानी की झील कौन सी है। उस दिन मैंने समझाया था कि चिल्का झील उड़ीसा में है और ये नेवी का प्राथमिक ट्रेनिंग सेंटर भी है और ये खारे पानी की झील भी कही जाती है। यहीं से अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील वूलर झील है। कौन सी है? वूलर झील है। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये नारा कितना फेमस है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है इंग्लिश से आया है 1 अपॉन ए टाइम ए मैन। देखो इसमें आपको वर्ब भरनी थी। once अपॉन ए टाइम ए मैन, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन थे आपके जैसे लिव्स, लिविंग, लिव्ड और आपके मान लीजिए लिव, ठीक है। ऐसे ऑप्शन थे तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें अच्छा भरा जाएगा लिव्ड। क्या भरा जाएगा? लिव्ड भरा जाएगा। ये आपकी वर्ब यहाँ पर भरी जाएगी, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि वंस अपॉन ए टाइम ये पास्ट में चला जाता है बच्चों, इसलिए यहाँ पर लिव्ड भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉर्नफुल का एंटोनिम। कितना सरल है। मॉर्नफुल मान होता है शोक। मॉर्नफुल मान क्या होता है? शोक। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जॉयफुल। क्या हो जाएगा बच्चों? जॉयफुल, ठीक है ना। आनंदित। शोक, शोक का क्या हो जाएगा? आनंद, ठीक है ना। या मान लीजिए जॉय ना दिया गया है तो आपका हैप्पी भी हो सकता है, ठीक है। तो
तो मॉर्नफुल माने होता है शोक, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका जॉयफुल या हैप्पी। अगला प्रश्न आया है ए स्टॉर्म। एक पैसिव दिया गया है, एक पैसिव दिया गया है बच्चों। पैसिव भी प्राप्त हुआ है, पैसिव है ए स्टॉर्म स्ट्रक ऑन माई हेड। ये इसका पैसिव बनाना है, इसका क्या बनाना है पैसिव। तो कैसे पैसिव बनाएंगे, यहाँ से माइक आई बाज, ये आपका पास्ट में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करेंगे, स्ट्रक जो है वो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में है, यानी थर्ड फॉर्म। स्ट्रक स्ट्रक होती है, तो आई वाज स्ट्रक ऑन माई हैंड बाई ए स्टॉर्म, ठीक है, ये आपका पैसिव बनेगा। तो ये पैसिव दिया गया था, यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा यहाँ गलती करेंगे। वहां पर लिखा था स्ट्रक, क्या लिखा था स्ट्रक लिखा होगा, स्ट्रगल लिखा होगा। तो आपको ध्यान देना है कि स्ट्रक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक ही रहती है। तो ये आपका कैसे बन जाएगा, आई वाज स्ट्रक ऑन माई हेड बाई ए स्टॉर्म। अगला प्रश्न देखिए, मैंने ये भी प्रश्न आपको पहले वीडियो में बताया। देखो कितने आप अगर रिव्यू देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको कितनी हेल्प मिल रही है बेटा। मैंने उस दिन आपको तराइन के युद्ध के बारे में बताया, तो वहीं से फिर दूसरा प्रश्न फंस गया है। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ ये पूछा गया है। तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। कब हुआ था, 1192 में, ठीक है। ये दूसरा युद्ध है, कौन है ये, दूसरा है तराइन का। और प्रथम मैंने समझाया था आपको ये 1191 में था। और दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। आज फिर आपको बताएं, तराइन का प्रथम 1191, तराइन का दूसरा 1192, किन के मध्य हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुए थे। पहले युद्ध में बच्चों पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, ठीक है। कुछ भी पूछा जाता है कि किन के मध्य हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी। तो ये सब बातें याद होंगी, तो कैसा भी प्रश्न उस ग्रह एरिया से पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, काला पानी विवाद किन देशों के मध्य है। काला पानी, काला पानी बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी बार कंपटीशन पूछा गया है, तो याद कर लें। काला पानी जो विवाद है बच्चों, वो भारत और नेपाल के मध्य विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे, ठीक है, ये आपके चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, मनोज पांडे। अगला प्रश्न है, सनी डे, एक पुस्तक का नाम पूछा गया है। पुस्तक आई है सनी डे के लेखक पूछे गए। तो वो आज मैंने जितना भी एनालिसिस किया, जितनी पुस्तकें आ रही हैं आपके इस बायोग्राफी में, तो ज़्यादातर आपके ऑटोबायोग्राफी के ऊपर पूछी जा रही है। तो ये किसी ना किसी की ऑटोबायोग्राफी है। सनी डे की, सुनील गावस्कर की, किसकी बच्चा, सुनील गावस्कर की ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बच्चा मनाया जाता है 26 नवंबर। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों,
अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो संविधान का जो निर्माण हुआ था, यह संविधान जो कंप्लीट हुआ था बन करके, वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, लेकिन इसे जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी कारण से जिस दिन लागू किया गया है, इसी कारण इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन संविधान जो दिवस है वो 26 नवंबर है, क्योंकि इसी दिन संविधान बन करके तैयार हुआ था, कंप्लीट हुआ था। अगला प्रश्न है ओरल का एंटोनिम। कितना सिंपल आया है, ओरल का एंटोनिम पूछा गया बच्चों। तो ओरल का एंटोनिम, ओरल माने क्या होता है बच्चों, मौखिक। क्या होता है, मौखिक। ओरल का मौखिक है, तो एंटोनिम यानी कि लिखित। तो लिखित क्या होता है, रिटन। क्या होता है, रिटन। ओरल का एंटोनिम रिटन हो जाएगा, क्योंकि ओरल माने मौखिक, रिटन माने लिखित। अगला प्रश्न है इनफॉर्म का एडजेक्टिव पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इनफॉर्म का एडजेक्टिव, ये पूछा गया है। इनफॉर्म का एडजेक्टिव पूछा गया है, तो ये आपका इनफॉर्म का हो जाएगा, जैसे कि आपके ऑप्शन में दिया हो गया, इनफॉर्म्ड हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, इनफॉर्म्ड। इनफॉर्म का एडजेक्टिव इनफॉर्म, ईडी जुड़ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है बच्चों, ए प्लेस वेयर प्रिजनर आर केप्ट। ए प्लेस वेयर प्रिजनर आर केप्ट, ऐसी जगह जहां कैदियों को रखा जाता हो। तो सिंपल भैया, कैदी कहाँ रहेंगे, कैदी रहेंगे जेल में। कहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमें इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए हैं। जितने भी प्रश्न प्राप्त हुए उनका मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है। अब आप लोगों को करना क्या है कि इन्हीं क्षेत्रों से, इन्हीं क्राइटेरिया से आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। आपकी जो भी शिफ्टें बची हुई हैं, उन शिफ्टों में लगभग में जो भी कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ तो आपको देखने को इन्हीं एरिया से मिलेंगे। तो आप इन्हीं एरिया से और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चनों को पढ़ के जाएँ, तैयारी अच्छे से करें, जिससे आपको अच्छी सफलता मिले। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने YouTube चैनल रोजगार विद केशव की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं विशेष प्रदान करता हूं, इससे आपको बहुत ही सफलता प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।